नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का रोहित ई केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसरो साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए जो आपका स्किल टेस्ट यानी जो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम होता है उसका सिलेबस क्या रहेगा या सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक को आपको जो है ज़्यादा फोकस करना चाहिए, राइट। मैंने इसी प्रकार से जो आपका रिटन टेस्ट होता है उसका सिलेबस आपको अवेलेबल करवा दिया है, उसके बारे में हमने चर्चा कर दी थी पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक और वैकेंसी का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्किल टेस्ट का जो एग्जाम है उसका सिलेबस क्या होगा। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम जो है आपका इसरो साइंटिफिक असिस्टेंट, इसमें दो एग्जाम बेसिकली होते हैं। एक आपका रहता है रिटन टेस्ट और एक आपका होगा स्किल टेस्ट। रिटन टेस्ट से आपकी बनती है मेरिट, लेकिन आपको स्किल टेस्ट जो विद्यार्थी पास करेंगे वही जो है मेरिट में शामिल होते हैं। इसलिए स्किल टेस्ट का जो नेचर है वो आपका गो और नो गो का नेचर है। अगर स्किल टेस्ट क्वालिफाई हो गए देन गो, अगर नहीं होते देन नो गो, राइट। इस स्किल टेस्ट में आपके 100 मार्क्स का जो है ये पेपर होगा, जिसमें से जो अनरिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थी है उनको 50% यानी 50 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं। जो आपके रिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थी है उनको जो है 40% लाना यानी 40 मार्क्स आपको लाने अनिवार्य होते हैं। इससे कम आने पे आपको जो है क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, राइट। ये बेसिक इसका जो है नेचर है एग्जाम का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि आपका जो ये स्किल टेस्ट है वो किस पर्पस पे या किस चीज़ को इवेल्युएट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये बेसिकली जो कैंडिडेट प्रैक्टिकल्स करेंगे वो उनका हैंड ऑन प्रोफिशिएंसी यानी वो केमिस्ट्री लैब में किसी भी प्रैक्टिकल को कहते परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। इस परफॉर्मेंस को देखने के लिए जो है ये स्किल टेस्ट आपका डिज़ाइन किया गया है। यानी मान लो आपका कोई प्रैक्टिकल दिया हुआ है, कुछ भी आपका जो है प्रैक्टिकल दिया हुआ, उस प्रैक्टिकल में आप जो स्टेप फॉलो करोगे वो स्टेप आप किस फॉर्मेट में फॉलो कर रहे हो, कि आप आइडियली जो आपके थियोरटिकल चीज़ है उसको आप यूज़ करके कर रहे हो या कुछ रैंडमली आप कर रहे हो। तो वो सब चीज़ें मैटर करेगी, यानी जो फाइनल रिजल्ट है वो ही मैटर नहीं करेगा। उस फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आपने कौन कौन से स्टेप फॉलो किए हैं और उन स्टेप्स को आपने किस प्रकार से फॉलो किया है ये भी आपका मैटर करेगा, राइट। तो इसलिए आपका ये स्किल टेस्ट जो है वो डिज़ाइन किया गया है। अब ये जो आपका स्किल टेस्ट है इसमें बेसिकली आपका प्रैक्टिकल लेबोरेटरी स्किल्स और इसमें जो नॉलेज होगा वो बीएससी केमिस्ट्री करिकुलम्स का बेसिक नॉलेज होगा। इसमें जो फोकस किया जा रहा है वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल केमिस्ट्री कंसेप्ट इन लेबोरेटरी सेटिंग। इस पे जो है यहाँ पे फोकस किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस स्किल टेस्ट में आपको लैब की जानकारी जो है अच्छी खासी होनी चाहिए। आप यकीन मानिए इस पीडीएफ जो मैंने सिलेबस आपके लिए डिज़ाइन किया है इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, इस वीडियो में मेरे साथ साथ इस पीडीएफ को अच्छे से आप समझ लेते हो, तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ अब मैं जो है स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर हूँ। आपको प्रिपरेशन तो करनी होगी, ऑब्वियसली आपने बीएससी में प्रैक्टिकल किए होंगे। एक बार आप वापस उन बुक्स को वापस एक बार देख लेना, सभी प्रैक्टिकल को थ्योरेटिकली आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और अगर पॉसिबल हो तो उसको प्रैक्टिकली भी आप जो है कर सकते हो, राइट, अपने इंस्टीट्यूट में जा करके। फिर देखो यहाँ पे मैंने अलग अलग जो है पॉइंट कवर करने की कोशिश की है ताकि कोई पॉइंट अपन से नहीं रह पाए। तो यहाँ पे मैंने टोटल 6 पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए, जिसमें पहला आपका पॉइंट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में, राइट। और दूसरा आपका है क्वालिटेटिव एनालिसिस, इट मीन्स इनऑर्गेनिक के जो प्रैक्टिकल्स है वो यहाँ से अपने कवर हो जाएंगे, राइट, दूसरे पॉइंट से। थर्ड पॉइंट आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल स्किल्स, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। फोर्थ आपका जो कि इंपॉर्टेंट भी रहता है फिजिकल केमिकल या केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिफ्थ और भी ज़्यादा आपका जो है इंपॉर्टेंट रहता है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, ठीक है। और एक जो पॉइंट है वो एडिशनली मैंने ऐड किया है, ठीक है। इसको आप जो है मैंने जानबूझ के इसको अलग से ऐड किया है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इंटरव्यू प्रिपरेशन टॉपिक। जब आपका लाइव इंटरेक्शन होगा तब आपको जो है अपने आप को किस फॉर्मेट में आपको प्रिपेयर करना है वो आप इस पॉइंट से अपने सारे डाउट जो है क्लियर कर पाओगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सीधा पीडीएफ मत पढ़ना, मेरे साथ साथ आप जो है पूरा पीडीएफ एक बार समझ लीजिए। कुछ चीज़ें जो है मैं आपको इसके साथ साथ में एक्स्ट्रा भी जो है ऐड ऑन करता रहूँगा, राइट। इसलिए मेरे साथ साथ में आप पीडीएफ कर लीजिए, फिर आप अच्छे से जो है इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप टेलीग्राम से भी मुझसे जुड़ सकते हो। पहला हम पॉइंट के बारे में बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम दो पॉइंट पे या दो टॉपिक्स पे बहुत फोकस करने वाले हैं, वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक, ठीक है।
वॉल्यूमेट्रिक में देखो मैंने ये जो पूरा पैटर्न डिजाइन किया है वो इस फॉर्मेट में किया कि टॉपिक ही मुझे लिखने थे, लेकिन मैं टॉपिक के साथ साथ में मैंने एक्सपेरिमेंट और उसमें कौन सी स्किल आपकी डिटरमाइन की जाएगी, है ना, वो भी मैंने लिख दी है। तो ये आपके लिए है, आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। और जस्ट फॉर एग्जाम्पल है, यही याद नहीं करना है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे टॉपिक लेता हूँ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, एसिड बेसिक, आपका जो एसिड बेस टाइट्रेशन होता है वो होता है, स्ट्रेटाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होता है, ठीक है। ये इस तरह से जो अपन पढ़ते हैं तो वो आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आपको पढ़ना होगा। रेडॉक्स टाइट्रेशन जैसे हो गया, जिसमें हम क्या करते हैं, एस्टिमेशंस ऑफ फेरस फेरिक करते हैं, है ना, जिसमें KMnO4 होता है या K2Cr2O7 होता है सॉल्यूशंस, है ना, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको ये पूछ लिया कि बताओ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन KMnO4 का कैसे बनाते हैं, तो ये आपको भी प्रिपेयर होना चाहिए, है ना। ये टॉपिक तो मैंने लिख दिए है, बट कुछ चीज़ें यहाँ से इन पॉइंट्स निकाल निकाल के भी आप अच्छे से कवर करना कि स्टैंडर्ड KMnO4 जो है कैसे प्रिपेयर किया जाता है और क्यों प्रिपेयर किया जाता है, ये सारे कैसे क्यों, ये सारे पॉइंट आप क्लियर करना। और यही आपका जो है स्किल टेस्ट होता है, और क्या होता है इसमें, कुछ नहीं है आप, राइट। एक तरह का लेबोरेटरी का आपका रीजनिंग टाइप ऑफ जो है ये एग्जाम है ना। तो आपकी थ्योरी कितनी क्लियर ये मैटर नहीं करता, आपका प्रैक्टिकल जो है वो कितना स्ट्रांग है ये मैटर करेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन आप देख सकते हो, एस्टिमेशन मेटल्स आयंस, है ना, जिसमें EDTA का यूज करेंगे। अब EDTA से अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। EDTA का फुल फॉर्म क्या है, जो EDTA है उसमें डोनर जो है एलिमेंट कौन सा है, ये बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, हेक्साडेंटेड, पेंटाडेंटेड, कौन सा आपका जो है लिगेंड है। अच्छा लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको हर एक पॉइंट के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जस्ट लाइक जैसे EDT आ गया तो इतने सारे पॉइंट बन गए, है ना। ऐसे इसको इस PDF को प्रिपेयर करना आप। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, अब चलो देखो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना सिंपल है, सॉल्यूशन प्रिपरेशन करना है, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कंसंट्रेशन। अब डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस होते हैं। अब कंसंट्रेशन से आपका अलग अलग टॉपिक्स आ गए। कंसंट्रेशन कितने टाइप्स की होती है, या मैं ये कहूँ कि कंसंट्रेशन की आपकी यूनिट्स कितने टाइप्स की होती है, जैसे WW परसेंटेज होता है, वेट परसेंटेज होता है, वॉल्यूम परसेंटेज होता है ना, PPM भी होता है, PPB भी होता है। पॉल्यूशन जैसे अपन बात करें तो PPM में कैलकुलेट करते हैं, है ना, CO2 को। और अलग बात करें जो मेन कंसंट्रेशन चलती है, जैसे मोलैलिटी है या मोलैरिटी है, फॉर्मेलिटी है, नॉर्मलिटी है, नॉर्मल वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, एन फैक्टर क्या होता है। वैसे तो मेरे चैनल पे आपको एक लैबोरेटरी करके जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ मैंने ये सब चीज़ें क्लियर की है। सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूशन कैसे करते हैं, नाइट्रिक एसिड को डाइल्यूशन कैसे करते हैं, इंडिकेटर्स के सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन मैंने बना रखे हैं, ठीक है। बहुत, है ना, आपका ग्रेविटेशनल जो है क्या होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है ना, आई मीन सल्फ्यूरिक एसिड की जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशन मास होता है, वो क्या होता है, सब मैंने अच्छे से क्लियर कर रखा है। आप एक बार ज़रूर देखना उसको, उसका लिंक मैं दे दूंगा उस प्ले लिस्ट का, ठीक है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में जैसे जो मेटल्स होते हैं उसका एस्टिमेशन करना होता है। तो इस प्रकार से जो है आपका एक पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो अपन ने बात कर दी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखो सेकंड आपका है क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो आपका इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल स्किल रहेगा। इसमें आपके टॉपिक जैसे मान लो सॉल्ट एनालिसिस आ गया। अब सॉल्ट एनालिसिस कितना सिंपल है, हमने 11th 12th में जो है सिंगल आयन और सिंगल आपका जो है सिंगल मतलब कैटायन एंड सिंगल एनायन, या ये कहे सिंगल बेसिक रेडिकल और सिंगल एसिडिक रेडिकल के बारे में बात की थी। लेकिन जब हम BSc में गए थे तब वहां पे एक ही आपका मिक्सचर में डुअल थे आपके, है ना, दो आपके एसिड रेडिकल थे और दो आपके बेसिक रेडिकल थे। तो वो कैसे जो है उनको एस्टिमेट करते हैं ना, उस सॉल्ट में से कैसे उनको बाहर निकाला जाता है। उसमें कोई जो आयंस होते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा भी है ना, फॉस्फेट होता है या ऑक्जेलेट होता है, वो उसमें इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो इंटरफेरेंस रिमूवल, कैसे इंटरफेरेंस को रिमूवल करते हैं, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। कैटायन ग्रुप्स कौन से होते हैं, एसिडिक रेडिकल्स कौन से होते हैं। कैटायन ग्रुप्स यानी जो आपने पढ़े होंगे ना, आपका 0 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, है ना, 5 में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है, किस में H2S जो गैस है वो आपका जो है उसमें फ्लो करवाया जाता है, NH4Cl, NH4OH किस में डालते हैं, है ना। इस सब चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए। अब जैसे H2S गैस है, इससे पूछ लिया कि H2S गैस जो है कैसे बनती है, उसकी रिएक्शन क्या है, उसके लिए कौन सा एपेरेटस यूज़ किया जाता है, कीप एपेरेटस है, उसको ही क्यों करते हैं, उसके क्या एडवांटेज है वगैरह, वो सारी चीज़ है। कीप एपेरेटस का वीडियो भी आपको उस प्ले लिस्ट में मिल जाएगा वैसे। तो ये आपका क्वालिटी एनालिसिस था। इसी तरह से मैं अगर बात करूँ तो आपका एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल स्किल। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल स्किल में
अब पहला बात आती है फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप में आपको कुछ भी दे दिया, जैसे मान लो ये फंक्शनल ग्रुप लिखा है ना, जैसे मान लो आपका ऑक्जेलिक एसिड दे दिया, ठीक है, या एल्डिहाइड दे दिया, सॉरी ऑक्जेलिक क्या, एल्डिहाइड दे दिया, कीटोन दे दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, ठीक है, कुछ भी आपको फिनॉल दे दिया, एमीन दे दिया, नाइट्रो ग्रुप दे दिया, ये दे दिया। अब जब फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात आती है, तो नाइट्रो ग्रुप के बारे में बात आती है, तो आपको याद आ रहा होगा कि नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए अपन सबसे पहले एलएच सॉल्यूशन बनाते थे। एलएच जब सॉल्यूशन बनाते थे, सोडियम का यूज़ करते थे, ठीक है, आप इग्निशन ट्यूब यूज़ करते थे। वो सारी चीज़ें आपको वापस जो है रिपीट करनी होगी। एलएस कैसे बनाते हैं, एलएस बनाने के लिए क्या क्या जो है आपको सावधानी रखनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें। अब जो सोडियम है, तो सोडियम की प्रॉपर्टी आप थोड़ा सा देख लो, है ना, कहीं से भी लिंक जो है वो आपको अच्छे से करना होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, इसके लिए कौन सी जो है ट्यूब यूज़ करते हैं, उस ट्यूब को जो है उसके एंड्स को कैसे हम जो है क्लोज करते हैं, वो सारी जानकारी आपकी होनी चाहिए। क्रिस्टलाइजेशन एंड प्योरिफिकेशन, डेफिनेटली आपने फिटकरी का क्रिस्टलाइजेशन किया होगा, कैसे किया आपने, है ना। और क्रिस्टल्स बनते हैं, क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी देख लो, क्रिस्टल्स का शेप कैसा होता है ना, सुई के अलग आकार के होते हैं, क्यूब्स होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं। फिर मैं बात करता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट, जिसमें आपने बात करते हैं कंडक्टोमेट्री, है ना। तो कंडक्टोमेट्री जो है उसमें जैसे टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ द सेल कांस्टेंट है, देखो सेल कांस्टेंट क्या होता है, ये वापस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेके आ गए हैं। जब सेल कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कंडक्टेंस के बारे में पूछ सकते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में पूछ सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, कोलराउस लॉ वगैरह, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको जो है यहाँ पे पता होना चाहिए। पीएच मेट्री या पोलरोमेट्री है, ठीक है, टाइट्रेशंस ऑफ एसिड वर्सेस बेस यूजिंग द पीएच मीटर या पोलरोमेट्री टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंस पॉइंट एंड कैलकुलेट पीकेए। अब देखो पीकेए आ गया, है ना। पीकेए क्या होता है, देन के क्या होता है, यहाँ पे पी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है ना। तो वो सारा आपको पता होना चाहिए। जो पीएच वाला जो सीड है ना, माइनस लॉग, वो आपको पता होना चाहिए। फिर आपका बात करते हैं कॉलोरीमेट्री। कॉलोरीमेट्री में अगर बात करें तो जैसे जो कलर वाले सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे मान लो आपका ये KMnO4 है या CuSO4 है, इनकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना, तो ये जो है अपन ये जो है फिजिकल जो केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट है वहाँ से अपन सीखेंगे। फिर विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन जो है बीएससी में हमने ये प्रैक्टिकल कर रखा है। इसको जो है डिटरमाइन करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है, वो साइंटिस्ट कौन थे वगैरह, तो ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ, फिफ्थ आपका पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में मैंने पूरा इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट लिखे हैं, फिर उसका टेक्निक्स लिखे हैं, और उसके प्रिंसिपल एंड मेजर जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो लिखी, और उनके कॉमन एप्लीकेशंस लिखे हैं। मैं बेसिकली अगर चाहता तो ओनली की पॉइंट जो टेक्निक्स और जो ओनली आपके इंस्ट्रूमेंट लिख सकता था, लेकिन ये भी साथ में ऐड ऑन कर दी, ताकि आप जो है पीडीएफ पर, आप जब पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको काफ़ी ठीक लगेगा कि हाँ ओके, मुझे जो है इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, राइट। अब मैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करूँ तो स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स में बात करता हूँ, जिसमें आपका जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है, आपका फोटोमेट्री है, ठीक है, या आपका जो है फ्लोरीमेट्री है, या आपका न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी एनएमआर है। एनएमआर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। मान लो कोई एनएमआर का आपका डाटा दे दिया है ना, आपको जो है उनके शिफ्ट वैल्यू दे दी, केमिकल शिफ्ट वैल्यू देती है, उससे आपको डिटरमाइन करके एक जो है केमिकल ऑर्गेनिक फॉर्मूला आपको बनाना है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है, फिर मैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करूँ तो सेपरेशन मेथड, जिसमें आपका जो है सबको पता है कि जो है क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी में आप सबको पता होगा आपका हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसको HPLC बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। HPLC जो है किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, उसमें जो है मोबाइल फेज क्या होता है, उसमें स्टेशनरी फेज क्या होता है, ठीक है, वो किस तरह से काम करता है, वो जो उसमें डाइपोल का क्या रोल है ना। तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। गैस क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी में जो है क्या डिफरेंस है बिटवीन द गैस क्रोमेटोग्राफी एंड HPLC, इसमें आई थिंक मैंने एक नहीं लिखा, TLC भी अपन ऐड कर सकते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं ना, कॉलम भी है वगैरह, तो आप थोड़ा सा क्रोमेटोग्राफी का अच्छा इन्फॉर्मेशन लेके जाना। और फिर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। अब जब इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड जो है, जिसमें आपका पूछेंगे पोटेंशियोमेट्री है या वोल्टामेट्री है, ठीक है, इस तरह से, तो ये आपको सारा जो है कंप्लीट होना चाहिए। मिसलेनियस मेथड में बात करें तो मास स्पेक्ट्रो
स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब देखो यहाँ मैं बोल रहा हूँ मास स्पेक्ट्रोमेट्री और एक होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या डिफरेंस है बिटवीन स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोमेट्री, है ना? तो ये यहाँ से डिफरेंस निकलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब थर्मल एनालिसिस जिसमें आपका TGA है और आपका DSC है, ये क्या होता है, ठीक है, तो आपको ये सब जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तो बात होगी कि आपको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज है वो किस टाइप में होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि जब अगर इंटरेक्शन बनता है, आपका इंटरेक्शन होता है, तो वहाँ पे जो है, या मैं ये कहूँ कि इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स आपके जो बेसिक क्या होने चाहिए। वैसे आप एक्सपर्ट हो, आई नो, सारे जो बैचलर और जो है पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, तो उसमें जो है कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। वैसे आपका जो नेम है, आप जहाँ रहते हो और आप जिस एरिया से हो, उस एरिया में आपकी जो है क्या स्पेशलिटी है, उस लोकेशन में कुछ जो है मतलब उस लोकेशन में कोई इंडस्ट्री है ना? केमिकल इंडस्ट्री है जो साइंस से बिलॉन्ग करती है, उसमें साइंटिफिक इम्पोर्टेंस क्या है, वो आप अपने एरिया से जो है अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आप लेके जाना। फिर आप जो है इसरो के बारे में क्या जानते हो? इसरो के जो स्पेस सेंटर्स है अलग-अलग है ना, जैसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आप देख सकते हो, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, ठीक है? सतीश धवन एससी है, या फिर यूआरएससी है, ठीक है, एलपीएससी है, ये सारे स्पेस सेंटर है। तो इन सब के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपके 11th-12 का बेसिक जो फंडामेंटल केमिस्ट्री है, थर्मोडायनेमिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो सारा आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। बेसिक एप्लीकेशन ऑफ लैबोरेटरी वर्क, जरूर आप ध्यान रखना इसका कि लैबोरेटरी वर्क का बेसिक एप्लीकेशंस क्या होता है, इसको अच्छे से करना, ठीक है। फिर आपके जो मास्टर में प्रोजेक्ट हुआ था, आपके मतलब जो आपकी एमएससी में प्रोजेक्ट हुआ था, कई 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 कॉलेजों में नहीं होता, कई होता भी है, ठीक है। तो अगर हुआ है तो आपने किस पे वो वर्क किया था, अगर नहीं होता है तो आप वहाँ पे झूठ मत बोलना, लाइक मतलब अगर नहीं हुआ देन इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर हुआ है तो आप उसको अच्छे से जो है पढ़ समझ के जाना। रोल ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट, आप जो जिस जॉब के लिए जा रहे हो, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए उसका क्या एक्चुअल में रोल है और आपका पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ अप्लाइंग फॉर द जॉब, आपका पर्पस क्या है, ठीक है। और आपको जो है ये क्यों बनना है साइंटिफिक असिस्टेंट, अगर आपको बनना चाह रहे हो, आप जब अप्लाई कर दी हो, तो आपको क्यों बनना है, ये भी आपको जो है इस पॉइंट को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिर बात करते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, ठीक है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है आपको वहाँ पे क्या बोलना है, बट पता होना चाहिए, राइट। वाई यू प्लान टू डू आफ्टर आफ्टर ज्वाइनिंग, मतलब आप जो है ज्वाइनिंग के बाद में जो है आपके पास में क्या प्लान है करने को, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बेसिक जानकारी तो मैं बता दी। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका है के असेसमेंट पैरामीटर्स। अब ये क्या है वो ध्यान से सुनो। इसमें मैंने वो चीज़ें बताई है जो आपको हर एक प्रैक्टिकल करते हुए आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब इसमें मैंने क्या बताया, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बात की थी, वही यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि जब आप कोई प्रैक्टिकल करते हो, तो यहाँ पे आपके जो इवैल्यूएटर्स होंगे, जो आपका जो आपके स्किल के, जो आपका ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जो आपका स्किल टेस्ट डिज़ाइन किया गया है, ये क्यों डिज़ाइन किया गया, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि आपके जो प्रैक्टिकल्स और आपका जो हैंड ऑन प्रोफिशिएंसी जो है उसको इवैल्यूएट करने के लिए आपको डिज़ाइन किया गया है। तो जो यहाँ पे इवैल्यूएटर्स होंगे, वो केवल फाइनल रिजल्ट पे फोकस नहीं करेंगे, वो केवल फाइनल रिजल्ट पे आपके फोकस नहीं करेंगे, वो आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पे आपको फोकस करेंगे। वो स्टेप्स क्या हो सकते हैं वो मैं बताता हूँ। पहला स्टेप है आपका, आपने जो प्रैक्टिकल किया उसमें आपने सेफ्टी किस प्रकार से जो है अरेंज की है, या सेफ्टी का आपने क्या ध्यान रखा है, आपने लैब डिसिप्लिन जो है उस पर क्या ध्यान रखा है, आपका जो प्रोसीजर है वो आपका क्या था, आपका जो डाटा आ रहा है वो एक्यूरेट है या नहीं है, ठीक है। आपने ऑब्जर्वेशन जो है वो किस प्रकार से किया है, जैसे जो आप ब्यूरेट का ट्रेडिंग पढ़ते हो वो आपने किस प्रकार से पढ़ा है, क्योंकि कलर वाले होते हैं उनके अलग फॉर्मेट में पढ़ना पड़ता है, बिना कलर वाले सॉल्यूशन का अलग फॉर्मेट में पढ़ना पड़ता है। ब्यूरेट के ऊपर जो आप कीप लगाते हो, जो फनल लगाते हो, उस फनल से जो आपका जो सॉल्यूशन फिल करते हो, उसके बाद में फनल को हटाना होता है ताकि ड्रॉप जो है गिर के उसके जो कैलकुलेशंस में जो है एरर ना आए। आपने हटाया कि नहीं हटाया, अगर नहीं हटाया तो वहाँ पे आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाओगे ऑब्वियसली। इतनी सिली मिस्टेक वहाँ बिल्कुल नहीं चलेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपकी जो है मैथ एक लेवल की होनी चाहिए, कैलकुलेशन बिल्कुल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्पेशली मैं टाइट्रेशन के बारे में बात करूँ, उसमें आपका कैलकुलेशन होगा बेसिकली, ठीक है। तो वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। सिक्स जो वाइवा लिखा है वो यही बात है कि वो जो इंटरेक्शन आ गया उसमें ये वाइवा है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ, आई होप सो ये सब चीज़ें आपके क्लियर होगी मैं एक्चुअली क्या जो है इस पीडीएफ के थ्रू आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्किल टेस्ट के लिए आपको कैसे प्रिपेयर होना है, राइट।
आपको सब चीज़ें जो समझ में आ रही होगी। अब मैं ये बात करता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे पूछेंगे सर बुक्स कौन-सी इसके लिए, परफेक्ट बुक्स कौन-सी रहेगी? तो बुक्स में आपको यही कहूँगा कि आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये जो चीज़ें बताई है ये आपको जहाँ मिले, जहाँ पे भी मिले आप उनसे पढ़ लो, ठीक है? बुक्स के बारे में बात करूँ तो आपके जो बीएससी जो हुई है, उस बीएससी में डेफ़िनेटली आपके वो प्रैक्टिकल्स यही होंगे और ये आपने प्रैक्टिकल किए होंगे। तो बीएससी की बुक्स को अच्छे से देख लो, 11th-12th की बुक को अच्छे से देख लो, ठीक है? फिर बीएससी की बुक्स अच्छे से देख लो और जो एचपीएलसी वगैरह जो मैंने आपका 5th पॉइंट बताया था, उसके लिए जो थोड़ा एडवांटेज देखना है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के थोड़े एडवांटेज देख लेना, ठीक है? स्पेक्ट्रोस्कोपी देख लेना। जैसे मैंने इसमें वो चीज़ें ऐड नहीं की, जैसे वो जो ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मोसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है? बट आपको आई थिंक वो भी देखनी चाहिए हल्की-फुल्की, उनका भी प्रिंसिपल अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? अब वहाँ पे एक्चुअली सीन क्या होगा? मेरे हिसाब से है ना, जहाँ तक मुझे जो जो ये जो सिलेबस मेरा बनाने का जो पैटर्न था, वो बेसिकली ये था कि जो बच्चे हैं जिन्होंने ये स्किल टेस्ट दिया है, उनके अनुभव के अकॉर्डिंग ये सिलेबस मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। तो उनका ये लाइक कहना था कि वहाँ जब आप एंटर करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपको जो है चूज़ करना होगा एक जो है आंसर शीट, तो उस आंसर शीट में मेंशन होगा आपका प्रैक्टिकल और वो जो प्रैक्टिकल आता है उसके बाद में आप प्रैक्टिकल करोगे। तो जैसे अपन 11th-12th में करते थे या बीएससी में करते थे, ठीक है? तो इसी प्रकार से आई थिंक ये होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा हर एक पॉइंट पे, आपकी सेफ्टी पे, प्रोसीजर पे, आपका जो है एक्यूरेसी पे, ऑब्जर्वेशन पे, आप जो रिकॉर्ड कर रहे हो डाटा ऑब्जर्व करके उस पे, है ना? आपका कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग अबाउट दैट, ठीक है? और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको जो है यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आपसे शेयर करता रहूँगा। जुड़े रहिए रोहित केमिस्ट्री से और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपका वेट कर रहा है और मैं भी आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। थैंक यू।